नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आपको महाराष्ट्र में श्रावण की शुरुआत की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज पहला सोमवार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम। और एक बार फिर हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्कार, वणकम और उसके अलावा बाकी सब चीजें। शलोम, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी हमारी आंखों to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. right, and we have very disturbing news coming in from Bangladesh. Sheikh Hasina has landed in Delhi where she will get sanctuary. She came in a C-130 Hercules, which is the Bangladesh Air Force plane, and just landed over there. There's been a coup. तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में। Sheikh Hasina, this was her 5th term as Prime Minister. She's over here. Bad news for India, very frankly speaking, because the guys who have taken over are not really very good friends of ours. So there are going to be very turbulent times, both in Bangladesh and the rest of the continent. We've already got a very unstable Pakistan right next to us, and we've got now what seems to be an unstable Bangladesh. Pradeep ji. Sir, I mean, you might call the turbulent times in Bangladesh, but it has always been turbulent. But she has managed to rule for at least 30 years, near to 30 years, and that's a great achievement in itself. One particular leader, but then every new regime has come over bloodshed out there. हर बार, Every time. हर बार। She has luckily managed to escape there with probably with the families. तो पिछली बार क्या हुआ था कि जब मुजीबर रहमान का कत्ल हुआ और मैसेकर हुआ था पूरी फैमिली का, शी वाज अब्रॉड। Yes, yes. इसलिए बच गई थी। She survived. जी, इसलिए वो सर्वाइव कर गई थी। नहीं तो और बांग्लादेश की मतलब जो शुरुआत है, शुरुआत से लेकर आज तक It's always a bloody affair. It's a bloody affair when a new regime takes over. फाउंडर ऑफ बांग्लादेश जो पहले प्रेसिडेंट रहे उनके जनाब मुजीबर रहमान साहब, शेख मुजीबर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान, उनका तक कत्ल कर दिया। तो मतलब आगे और क्या बताएं। खैर, we will talk about that at some other point of time. At the moment we have enough problems as it is. We have enough issues to deal with right now. जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में आज की तारीख में प्रदीप जी एक बार फिर मराठा वर्सेस नॉन मराठा, मराठा रिजर्वेशन, मराठा वर्सेस ओबीसी। अभी वो धाराशिव में राज ठाकरे साहब ने ना जाने क्या कह दिया। भाई राज ठाकरे साहब कह रहे हैं कि भारत में इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा उन्होंने बोला है। नाउ पीपल हैव इंटरप्रेटेड इट एज कि मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। तो जरंगे पाटिल जिंदाबाद। अभी वो जिस होटल में ठहर रहे हैं वहाँ पर लोग बैठ गए हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। and this is going to be awful, very very frankly speaking, even after how many years is it, Pradeep ji, since independence? Yeah, 73 plus. Yes, yes. It is like 53 plus 24, 78 years, 77 years, 77 7 decades. सर 77 साल हो गए, almost 8 decades, Pradeep. Yes, बिल्कुल. 77 years since independence, and we are still talking about reservation, and that's a shame. And we're fighting over it. Let's ask our let's talk to our guests. We have Mr. Vinayak Ambekar from the BJP and Mr. Gopal Tiwari from the Congress at the moment with us. Vinayak Ambekar ji, namaskar. नमस्ते, जय श्री राम। जय सिया राम सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारत माता की जय। जय हिंद। गोपाल तिवारी साहब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। गोपाल तिवारी जय भवानी, जय शिवाजी। बिल्कुल गांधीयन टोपी पहन कर आए। कांग्रेस की टोपी है सर, जबरदस्त। बिल्कुल, क्या बात है सर। सबसे पहले आप, क्या बात है। विनायक अंबेकर साहब, सबसे पहले आप। विनायक अंबेकर साहब, एक बार फिर ये आरक्षण का जो मसला है, ये अलग टोटली डिफरेंट, इट इज टेकन अ टोटली डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर। भाई वो मराठा आरक्षण से शुरू हुआ, उसके बाद ओबीसी, हमारे लक्ष्मण हाके साहब और छगन भुजबल साहब वोट करके बोल रहे हैं कि ओबीसी में नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। आज राज ठाकरे साहब ने कुछ कह दिया धाराशिव में, उस्मानाबाद में, धाराशिव में, और अभी उसके ऊपर भी बड़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अंबेकर साहब क्या हो रहा है? विनायक अंबेकर साहब प्लीज। जिस वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, मगर
सब समाज ने इकट्ठा आके उसका प्रायोरिटीज फिक्स करके और सब सर्वसम्मति से, जैसा देवेंद्र जी और एकनाथ जी शिंदे बोल रहे हैं कि सर्वसम्मति से हम आरक्षण देना चाहते हैं, वैसा सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इकट्ठा आके सबको आरक्षण, जिसको जरूरत है उसको आरक्षण देना चाहिए। दुरुस्त बात है। तो लेकिन अभी ये इतनी तनावपूर्ण स्थिति क्यों हो रही है सर, ये तो बताएं अंबेडकर साहब। सवाल मेरा ये है, मैं मानता हूं जिसको आरक्षण की आवश्यकता है, जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई क्रीमी लेयर जो है, जिन लोगों को आरक्षण का फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आ रहा है, अरे 4-4 पीढ़ियों को आरक्षण का मतलब का फायदा मिल गया, घर में 20-20, 50-50 करोड़ पड़े हैं, और आप कहते हैं कि आपको भैया क्या है, शोषित वर्ग हैं, ये हैं वो हैं। तो मतलब आई थिंक देयर हैज टू बी अ रैशनल लुक एट इट। अंबेडकर साहब, आपको लगता नहीं कि कोई अकल से काम करना चाहिए हम लोगों को देश हित में? अंबेडकर साहब बताएं। जरूर करना चाहिए, और इसमें देश हित में जैसा आपने बात बोला, सब पार्टियों ने, सब जो अफेक्टेड ग्रुप्स है, सब जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स है, सब जो स्टेक होल्डर्स है, सभी ने इकट्ठा आके देश को प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो भी अपने समाज में पिछड़ा है, जो भी दलित है, जो भी पीड़ित है, उसको आरक्षण देना चाहिए और सब समाज को इकट्ठा साथ में आके उसका डिसीजन लेना चाहिए। दुरुस्त बात है, इट हैज टू बी यूनानिमस, बट विल इट बी यूनानिमस? गोपाल तिवारी साहब, आप बताएं, आपको क्या लगता है? जहां तक आरक्षण का सवाल है, रिजर्वेशन का सवाल है, सर आपको लगता नहीं कि सब पार्टीज को इकट्ठे बैठ कर पे इसको एक डिसाइड करना चाहिए? क्या होता है कि मराठा आरक्षण को लेकर के एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ, सर्वसहमति से सारी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। एक स्पेशल सेशन बुलाया गया असेंबली का, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी आरक्षण के फेवर में वोट दिया। अब आप बताइए, आज की तारीख में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? गोपाल तिवारी साहब प्लीज। राजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब आरक्षण का मामला पृथ्वीराज जी चौहान थे, तब सामने आया, नारायण राणे के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। जी, बनाई गई। उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया और कुछ पॉइंट्स निकाले। उसके बाद 2014 से 19 तक फडणवीस जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। उसमें गायकवाड़ आयोग स्थापित हुआ। गायकवाड़ आयोग के सब सुझाव थे, उसमें नारायण राणे समिति ने जो डेटा तैयार किया था उसका भी उपयोग हुआ। और उस समय हमने जाहिर भूमिका ली थी कि भाई हम आरक्षण देना चाहते हैं और जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी हम उसको साथ देंगे। और यूनानिमसली, जैसा आपने कहा, इंक्लूडिंग कांग्रेस, विधानसभा में वो प्रस्ताव पास हुआ। अब उस समय के जो लॉयर्स थे, उस समय हाईकोर्ट में मामला गया था। और आज जो फडणवीस जी और ये बोल रहे हैं, बीच में पुणे में अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई हमने तो आरक्षण बीजेपी ने दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये गवर्नमेंट संभाल नहीं पाई। मेरे को एक बताइए, जब कोर्ट में मामला जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह अगर वो रहता है तो उसमें आरक्षण दिया करके हम कह सकते हैं। लेकिन उसी समय 102 घटना दुरुस्ती हुई और इन्होंने सब राज्यों का अधिकार निकाल लिया। एक बात मैं आपके चैनल पे कह सकता हूं कि जिस समय हाईकोर्ट में मामला गया था, तो उस समय 19 में इलेक्शन के मुंह पे, बिल्कुल 2-3-4 महीने से इलेक्शन थे, तब फडणवीस जी ने कहा था कि आपके दिवाली पे मराठा समाज ने गुलाल खेलना चाहिए, गुलाल उधळा, आणि हमने आरक्षण दिलेला आहे। बट ये नहीं समझ में आ रहा है, उस समय जब 102 की घटना दुरुस्ती का जिक्र हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, 102वीं घटना दुरुस्ती का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ऐसा कहने के बाद हाईकोर्ट में वो आरक्षण लागू किया और वो वही ढोल बजा रहे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को अलग से अपना एफिडेविट फाइल करना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और 102 की घटना दुरुस्ती से अगर ये होता है तो हम पीछे ले रहे हैं। और उसी समय 50% की जो मर्यादा पार कर रहे थे,
उसी के बारे में भी कुछ जिक्र नहीं हुआ। तो ऐसे कहना कि भाई अभी आपकी जिम्मेदारी है, ये ठीक नहीं है ना। कांग्रेस ने तो उनको सपोर्ट किया था, वो सत्ता में थे, तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं टिक पाया तो इसका जिम्मेदार कौन? उसके बाद तिवारी साहब, मगर अभी जो मेजर इशू आप पर है कि आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है? हाँ, आपका स्टैंड क्या है कि मराठा ओबीसी कोटा से देना चाहिए? जनांगे पार्टी तो जिद पा रहे हैं कि ये आरक्षण हम ओबीसी कोटा में से लेंगे। तो वहां पर एक जबरदस्त झगड़ा चालू हो। प्रकाश अंबेडकर जी सब जगह यात्रा लेके चालू है कि नहीं होना चाहिए, ये ओबीसी पूरा सैचुरेट हो जाएंगे। और बार बार सब मराठा आजकल आपके दरवाजे पर आकर पूछ रहे कि आपका स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड क्या है, उद्धव ठाकरे जी का स्टैंड क्या है, शरद पवार जी का स्टैंड क्या है। तो आज एक माहौल ऐसा बन गया है कि स्टैंड क्या है, क्या ओबीसी कोटा में से देना चाहिए, क्या स्टैंड है? गोपाल तिवारी जी। सर दो ही बात है, एक तो 50% के ऊपर जो आरक्षण मर्यादा है वो अगर हम बढ़ा नहीं सकते तो ओबीसी में देना चाहिए। अगर ओबीसी का रख के अगर देना चाहते तो 50% के ऊपर मर्यादा जो भी आरक्षण की, वो आज इनके हाथ में सत्ता है, कांग्रेस की ओपन भूमिका है और संसद में प्रस्ताव पास कीजिए और तुरंत दीजिए। कोई उसमें ये नहीं है, बाधा नहीं आनी चाहिए। हमारी तो भूमिका है देने के लिए। अभी ये बीजेपी क्या चाहती है वो ही जाने कि उनको देना है या नहीं देना है। ये दो समाज में झगड़े लगाने का काम चल रहा है, ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के गोपाल तिवारी जी, आपने जो बात कही, मैं पूछना चाहूंगा विनायक अंबेडकर जी से। प्रदीप जी ने जो सवाल उठाया वो बहुत अहम सवाल है सर। बीजेपी का स्टैंड क्या है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है सर, कि क्या मराठा समाज को ओबीसी में से, ओबीसी कोटा में से क्या आरक्षण मिलना चाहिए? अंबेडकर साहब, भाजपा ने मराठा समाज को स्वतंत्र रीत्या 10% आरक्षण देने का कायदा सर्वसम्मति से पारित किया है। उसमें कांग्रेस और सभी विपक्षी दल भी साथ में है। उसके ऊपर हाईकोर्ट में इंजंक्शन लाने का प्रयास हुआ, वो टिका नहीं है। पहले जो इन्होंने बात किया गोपाल जी ने हमारे कि बाबा सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ था, तो वो इस मामले पे रिजेक्ट हुआ था कि उसको जस्टिफाई करना चाहिए। जब 50% से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के कोटा से किसी को आरक्षण देना है तो उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत थी। तो वो जस्टिफाई करने के लिए ओबीसी कमीशन का गठन करके उसका पूरा सर्वे करके उसका रिपोर्ट जो है मराठा समाज मागास है उसको आरक्षण की ज़रूरत है, ये जस्टिफिकेशन तैयार करके अभी का एडिशनल आरक्षण दिया है और हमको पूरी खातरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी टिकेगा। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन सर आपने जो अभी बात कही ईडब्ल्यूएस में से दिया ना सर, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनको तो ओबीसी में से चाहिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस में से चाहिए, 27% कोटा जो है उसमें से चाहिए। ईडब्ल्यूएस से तो मतलब वो जरंगे पाटिल ने तो रिजेक्ट कर दिया है, कहते वी डोंट वांट इट फ्रॉम ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का तो अभी भी कोटा है सर। ईडब्ल्यूएस में तो भले मराठा हो, भले ब्राह्मण हो, भले मुस्लिम हो, भले कोई भी हो, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से आता है तो वो तो मोदी जी ने पास करा दिया 10%, इट इज ऑलरेडी देयर। अंबेडकर साहब, ये एक विशिष्ट कम्युनिटी को वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है करके प्रूव करके दिया हुआ विशेष आरक्षण है, ये कॉमन ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं कि ओबीसी में से देना चाहिए क्या नहीं, इसके ऊपर ये जो डिमांड है ये बाद में रेस की गई। पहले डिमांड थी मराठा समाज को आरक्षण चाहिए जो हमने दिया है। सो वेट अ मिनट, let me understand this sir, let me understand this. So which means you are aiming at 70% reservation. Is that what we are aiming at? 50% is already there, that is OBC and scheduled castes and scheduled tribes. Scheduled castes and scheduled tribes 23%, 27% for the OBC, 10% for EWS and special 10% quota for EWS among Marathas. Correct. So which means 70%. Correct. So 70% is what is required. Right. Pradeep ji, विनायक अंबेडकर जी, मगर आज जिस प्रकार से प्रकाश अंबेडकर जी एक यात्रा निकाला है, he said there's a need to protect the OBC quota, there's a need to protect the OBCs. OBC is under threat, विनायक जी,
उन्होंने कहा कि प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा ओबीसी इज अंडर थ्रेट, और उन्होंने कहा कि डोंट वोट फॉर कुणबी मराठा। खुलेआम प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान किया है कि डोंट वोट फॉर कुणबी मराठा बिकॉज दोगला नीति कर रहे हैं, आप वोट करो तो ओबीसी मराठा। तो आज ओबीसी मराठा, कुणबी मराठा, तो क्या चल रहा है विनायक जी, कहां पर ये सब मीन्स इसका क्या मतलब समझे? प्रकाश अंबेडकर जी ने खुलेआम बोला कुणबी मराठाओं को वोट मत करो, आप ओबीसी मराठाओं को वोट करो, कुणबी मराठा डबल गेम खेल रहा है। हाउ डू यू सी दैट? सर ऐसा है, डेमोक्रेसी में हर एक को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। जैसा प्रकाश जी ने किया रहेगा, समाज को जो उससे संज्ञान लेना है वो समाज लेगा। समाज को भी अभी आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी हुई है, कैसे दिया जाता है, क्या हर्डल्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब हुई है। और हम, आपने जैसा बोला कि राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस अभी तक हम कुछ बहुत से प्रयोग कर करके इस मुकाम तक आए हैं, तो अपने को आगे जाना है, अपने को पीछे जाना नहीं है कभी भी। तो इस हिसाब से अभी आगे का सोचना चाहिए। प्रकाश जी क्या कहते हैं इसके ऊपर मैं कैसे भाष्य करूं? No, one second. Let me get गोपाल तिवारी in on this. गोपाल तिवारी साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर मान लीजिए रिजर्वेशन मिल भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया, पार्लियामेंट में भी अमेंडमेंट पास हो गया, एवरीबडी इज हैप्पी, यू नो, वो फेरी टेल में होता ना, एवरीबडी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सर 70% रिजर्वेशन, आप मुझे बताइए, अरे इतनी नौकरियां हैं कहां? वेयर आर द जॉब्स? गोपाल तिवारी साहब किसके लिए लड़ रहे हैं, आप बताइए ना सर। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पहले मैं एक बात रखना चाहता हूं जो हमारे विनायक राव जी अंबेडकर जी ने कही थी कि 10% ओपन इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए आरक्षण दिया। ये ऑलरेडी 50% मर्यादा क्रॉस कर रहा था, फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी। लेकिन उसमें क्रीमिलियर जो है वो 8 लाख तक अगर जिसका इनकम है वो अगर उसको आरक्षण मिलेगा तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि कौन से, वो फिर मराठा रहो, ब्राह्मण रहो, ठाकुर रहो, जाट रहो, कोई भी रहो, अगर 8 लाख रुपया इनकम टैक्स भरने वाले को अगर आरक्षण देंगे तो वहां करप्शन होगा, नहीं तो क्या होगा? अगर वो जो भी कहीं अगर उसका फायदा लेना चाहता है तो जिसके पास पैसा है वही कर पाएगा, तो उसमें मतलब क्या है? आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्या मतलब हुआ उसका? ये भी बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है। दूसरी बात, अगर ये कहते कि उसके अलावा 10% दे है तो वो इन्होंने कन्विंस करना चाहिए अंदर लोगों को, फिर क्यों नहीं कन्विंस कर पा रही है? इसका मतलब ये बात में कोई तथ्य नहीं है, इसकी सीधा मतलब है। और मैं वापस दोबारा कहता हूं, 102 घटना दुरुस्ती के कारण 19 का जो आरक्षण जो हुआ था जिसमें कांग्रेस ने सपोर्ट किया था वो भी वैलिड नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट को गुमराह कर दिया उस समय। और वो जो वकील थे उन्होंने कहा था कि 102 भी घटना दुरुस्ती का इसका कोई ये नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं आ सकता है, और उसी ऊपर हाईकोर्ट ने सैंक्शन किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाके जब ये आरक्षण रद्द किया तो 102 की घटना दुरुस्ती के कारण ही किया। वो तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही, एक तरफ आप जो स्टेट को जो अधिकार दिया है वो छीन ले रहे और आप भी वापस खुद जो कानून बना रहे हैं, गोपाल तिवारी साहब खुद ही कर रहे हैं। ये बात आप बोल चुके हैं, ये बात आप बोल चुके हैं। आपके मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने पूरे तथ्य नहीं रखे गए 2019 में, जिसकी वजह से जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने जो आरक्षण दिया उसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना। लेकिन यहां पर दूसरी बात है, आपसे पूछता हूं गोपाल तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 4 बार मांग की महाराष्ट्र सरकार से, तब एमडीए की सरकार थी, कि भाई ये जो आपने अनेक्षर जो आपने 4 अटैच किए हैं वो सब मराठी में हैं, उसकी एटलीस्ट ट्रांसलेशन तो दे दो। सर अंग्रेजी का अनुवाद तक नहीं दिया आपकी सरकार ने। गोपाल तिवारी साहब प्लीज। सर उस समय महाविकास आघाड़ी के सरकार में जो मराठा आरक्षण की कमेटी थी उसमें पहले मुखिया थे एकनाथ शिंदे कई साल, उसके बाद में दूसरे मुखिया हुए अशोक चव्हाण,
और वो दोनों के दोनों अभी बीजेपी में है, उनके साथ में है। तो ये अगर बात है तो उनके ही गोपाल जी, मगर आप पे आरोप है, बीजेपी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जो मनोज जरांगे पाटिल आरोप देवेंद्र फडणवीस पे लगा रहे हैं, बार बार रोज देवेंद्र फडणवीस पे एक्यूजेशन लगा रहे हैं, रोज देवेंद्र फडणवीस को प्रश्न पूछ रहे हैं, बोल रहे कि जो भी खड़ा कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी खड़ा कर रहे हैं, जो भी आदमी पूछ रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। तो ये इनका बीजेपी का प्रश्न है कि ये प्रश्न शरद पवार को क्यों नहीं पूछते? वो आज तक कभी शरद पवार को क्वेश्चन नहीं किया, वो आज तक कभी उद्धव ठाकरे जी को प्रश्न नहीं पूछा, वो कभी कांग्रेस को कभी नाना पाटोले जी उनको कभी प्रश्न नहीं पूछा, जो रोज के रोज देवेंद्र फडणवीस जी को पूछते रहते हैं। तो इसका मिस्ट्री क्या है? आरोप यह है कि पूरे आपने स्पॉन्सर किया है मनोज जरांगे पाटिल जी को, एमवीए। सर ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही उस समय बोल रहे थे जब महाविकास आघाड़ी की 2.5 साल की सरकार थी, हमें सत्ता दीजिए, 2 महीने में हम आरक्षण देंगे। 2 महीने में क्या हुआ? वो सब बातें क्या हुई? ये कोई तथ्य रखता है क्या इन बातों में? अगर आपके पास कुछ सोर्स है तो आप इंप्लीमेंट कीजिए, आप तो वो कर नहीं पा रहे। 2 ही बातें टेक्निकली, या तो मर्यादा बढ़ाइए या तो ओबीसी से दीजिए। आप सत्ता पे है और दोनों में हम उनका पॉजिटिव सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस तैयार है, बिल्कुल सीधी बात है, और क्या। और आज जिस प्रकार से मराठा पूरे लोग राज ठाकरे जी जिस होटल में ठहरे उस्मानाबाद धाराशिव, वहां पर घेरा, वहां पर आंदोलन पर उतरे, तो क्या इज इट अ राइट सिग्नल दैट इज गोइंग ऑन कि यू आर गोइंग टू पुश एवरीबडी? आज शायद राज ठाकरे जी ने सवेरे कहा कि ही इज नॉट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशंस एंड ही गेव अ डिफरेंट, एक छोटा सा तीज था, ही वाज गिविंग अ बिगर पिक्चर ऑफ द एंटायर स्टेट कि हम लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अगर ये सब कर सकते हो तो क्या ये सब अच्छा सीन है इस देश के लिए, महाराष्ट्र प्रदेश के लिए? बिकॉज अभी भी शायद घेराव चल रहा है वहां पर। बिल्कुल अच्छा सीन नहीं है, और ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं समाज के साथ, ये अच्छा नहीं है। ये रूलिंग पार्टी जो महाराष्ट्र की, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, उन्होंने जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ओबीसी रहो या मराठा रहो, आज तक बहुत अच्छा इनमें संबंध था बिल्कुल, और सामाजिक भेदभाव, द्वेष, मत्सर नहीं होना चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र में बैठी सत्ता जो बीजेपी के है और महाराष्ट्र के सत्ताधारियों पे है। अंबेडकर और साहब, उनके पास जब सत्ता है तभी उनको ही कहेंगे ना, जब उनके पास सत्ता है तो उनको ही कहेंगे जरांगे पाटिल रहो या कोई रहो। जी गोपाल तिवारी जी, मैं अंबेडकर साहब से पूछता हूँ। अंबेडकर साहब, सत्ता आपकी है, आज की तारीख में सरकार आपकी। लक्ष्मण हाके जी जो ओबीसी के नेता हैं, जो आंदोलन पर अभी बैठे थे, अभी ओबीसी के नेता बन गए, काफी बड़े, वो ही वाज आल्सो इन द ओबीसी कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। उनका यह कहना है कि मराठा आरक्षण लीगली, कानूनन किसी भी हिसाब से बनता नहीं, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन की परिभाषा देखें मंडल आयोग के तहत, तो उसमें अ कम्युनिटी हैज टू बी कल्चरली एंड सोशली बैकवर्ड, नॉट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए अलग रिजर्वेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस में अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर किसी भी समुदाय को वंचित करार देना सबूत के साथ अनिवार्य है। हाउ आर मराठास कल्चरली एंड सोशली बैकवर्ड, सर? अंबेडकर साहब, वी हैव हैड सो मेनी मराठा चीफ मिनिस्टर्स, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर रन बाय मराठास। आज तक कभी किसी मराठा का किसी गांव में उसकी जात की वजह से शोषण नहीं हुआ है। दांगड़ का हुआ है, लोहार का हुआ है, बाकी सब लोगों का हुआ है। तो हाउ आर मराठास एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन अंडर ओबीसी? अंबेडकर साहब, हम कभी बोले कि मराठास आर एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन इन ओबीसी? हम बोले ही नहीं ना सर, हमने सेपरेटली दिया है ना उनको। तो हम ऐसा कोई गैर कानूनी चीज तो कर रहे रहे, हमने उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है करके प्रूव करके दिया है और एडिशनल रिजर्वेशन देने का बात किया है। और 67% आज की तारीख को तमिलनाडु में रिजर्वेशन चल रहा है, वो चलता नहीं है ऐसा जो ये कह रहे हैं गोपाल जी हमारे, ऐसा नहीं है। अनेक राज्यों में 50% की लिमिट क्रॉस की है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या चाहता है कि आप सर्वे करो। आपने जो बात की वो बहुत सही बात थी
कि सुप्रीम कोर्ट डिमांड कर रहा था कि खाली हमको ट्रांसलेशन दे दो, जो आपने कुछ इधर सबमिशन दिया है, जी। जो रिपोर्ट दिए है, उसका ट्रांसलेशन दे दो। 4 बार पूछा सर, 4 बार पूछा। नहीं, मगर फडणवीस जी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए करके एमवीए आघाड़ी ने, इनके नेताओं ने वो ट्रांसलेशन नहीं दिया। अभी वो बोलते हैं फडणवीस की जिम्मेदारी है। फडणवीस ने कभी जिम्मेदारी टाली। फडणवीस तो आज भी बोल रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, मैं और लेकिन मेरा प्रॉब्लम आरक्षण यहाँ पर यह आती है सर, अभी की अगर बात करें, गोपाल जी आपके पास आते हैं, एक सेकंड। अंबिका साहब, अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समस्या मेरे दिमाग में कहां पर आ रही है? वो ये आ रही है, जैसा प्रदीप जी ने कहा, मनोज जरंगे पाटिल आज की तारीख में अड़ा हुआ है। वो कहता है मुझको तो ओबीसी में चाहिए। पहले तो मान गए थे, पहले तो एक एक चीज को मान गए थे, ईडब्ल्यूएस पे मिल जाए, जहां मर्जी मिल जाए, कुंभी सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसके लिए भी तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। अभी कहते हैं मुझे तो सिर्फ ओबीसी में चाहिए। ये तो सर कुछ सेंस बना नहीं, वेरी फ्रैंकली। मुझे ये इसमें कुछ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण करने की कोशिश है, मुझको ऐसा लग रहा है। आप बताएं सर, अंबेडकर साहब। सर, उनका 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि मैं खुद खड़ा रहूंगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो मराठा को आरक्षण नहीं दे सकती, ऐसा उनका खुद का स्टेटमेंट है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, और उन्होंने अपने सहायकों से, अपने कार्यकर्ताओं से एप्लीकेशन भी डिमांड की है। तो ये उनका स्टेटमेंट है, उनका कन्विक्शन है, उसको हम क्या कर सकते हैं? उनका कहना है ऐसा। तो डेमोक्रेसी में हर एक को अपना राइट है ये करने का। मगर मैं बार बार बोलता हूं कि उसके पीछे कौन है? उनके ये जो इंट्यूशंस है, उनका चेंजिंग स्टैंड है, वो उनको किसी भी व्यक्ति को टारगेट करने का बोला गया है, इसके पीछे कौन है ये महाराष्ट्र को मालूम है। But you know, Ambedkar Sahab, everything as the ultimately ये है कि where are the jobs? Where are the, because Rahul Gandhi जी आज ये रोज पूछ रहे हैं आपसे, where are the jobs, Mr. Bori? You have in this budget you have declared tax terrorism. ऐसे harsh words राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया, tax terrorism. Where are the jobs? बट एक तरफ है कि यूएन प्रेसिडेंट ने मोदी जी का तारीफ भी किया कि 80% 80 करोड़ को आपने पॉवर्टी से निकाल दिया, 25 करोड़ को आपने एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी अलग अलग पॉवर्टी लेवल से निकाल दिया है, तारीफ किया है, और बहुत सारे मेजर्स जो मोदी जी लिए हैं टू ब्रिंग आउट द कंट्री फ्रॉम ऑल द मेस एंड पॉवर्टी बोल दिए। बट जो मेन राहुल गांधी पूछ रहे हैं, वेयर आर द जॉब्स? एंड यू हैव एनक्रोच्ड ऑन टैक्स टेररिज्म, यू आर डूइंग टैक्स टेररिज्म. And the jobs that you are talking about, you are depending on the private sector. Where is the government? सर प्राइवेट सेक्टर के हस्तक्षेप से आपको भी पता है जॉब क्रिएशन, सर जॉब नहीं मिलेगी. Let's be very clear. You're trying to say that you're creating jobs. You're creating jobs. You can't. How can you create jobs with the private sector? Sir, private sector will pocket your money. Let me tell you, ये होने वाला है. सारे पैसे जो आप देंगे वो भी उनकी जेब में जाएगा, और वो करेंगे भी कुछ नहीं. अब अंबेडकर साहब आप बताएं, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा है उसका जवाब दें प्लीज. अंबेडकर साहब. सर गवर्नमेंट का मोदी जी ने पहले ही बोला है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। गवर्नमेंट ने बिजनेस करने का काम नहीं है, तो जॉब जो क्रिएट होंगे वो इकोनॉमी में होंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि मोदी जी ने और भाजपा ने हमेशा रोजगार की बात की है। रोजगार यानी जॉब, नौकरी, ऐसा उसका मतलब होता नहीं है। रोजगार यानी खुद की आत्मनिर्भरता, खुद की कमाई खुद करने के लिए कोई भी सहायता देना गवर्नमेंट ने। तो हम हमेशा बोलते हैं कि 34 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा योजना से कर्जा दिया है। इस बजट में मुद्रा योजना की जो 10 लाख की लिमिट थी वो 20 लाख की है, और अनेक योजनाएं जिसमें उनको स्वयं रोजगार के लिए प्रमोट किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट का बड़ा स्कीम चलाया और करोड़ों युवकों को स्किल डेवलपमेंट दिया है। बाद में उनको सब फैसिलिटी दिया है कि आप रोजगार करो, बिजनेस करो, आत्मनिर्भर बनो। तो ये सब स्कीम्स है, उसमें रोजगार तैयार होगा। जॉब्स तैयार करना ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे लिमिटेशन है। और हम जो अलग अलग आइडिया निकालते हैं, जैसा अग्निवीर का आइडिया है कि बाय रोटेशन युवकों को काम मिल जाएगा, तो उसके ऊपर वो टीका करते हैं। तो उनके भी पास क्या अल्टरनेट प्लान है? राहुल गांधी जब टीका करते हैं और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 10 करोड़ घरों में हर महिला को हम 1 लाख रुपया देंगे, तो वो 10 करोड़ लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? और मैं तो आगे जाके बोलता हूँ, ये 10 करोड़ लाख का फिगर उनको लिखने को भी आता है कि नहीं आता है? सर मुझे भी नहीं आता, आपको आता है?
तो मैं सर मेरे को आता है, मैंने ट्राई किया था। मुझे भी नहीं आता। But Gopal ji, I just told Gopal ji, Yes. you are saying where are the jobs? Gopal Tiwari ji, आप पूछ रहे हैं jobs कहाँ पर है? आप say like he is indulgent tax terrorism. But look at the UN president. He says, look here, Gopal ji, UN president says 80 करोड़ को मोदी जी ने पॉवर्टी से निकाला है, 25 करोड़ को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है, फार्मर्स को सर वो क्या दिखा रहे हैं आप? बिगेस्ट फार्मर्स, गोपाल जी सुनिए, सर वो दिखा क्या रहे हैं आप? पढ़ के सुना दीजिए ना। नहीं मैं आपको पूछता हूं, गोपाल he says the biggest DBT in the whole world, direct beneficiary transfer, मोदी जी पीएम किसान योजना 17th installment 11 करोड़ farmers 3.24 लाख करोड़, ये आंकड़ा UN president दे रहा है। गोपाल जी, somebody is vouching for Prime Minister Modi from the United Nations and you are saying where are the jobs? गोपाल तिवारी जी, पहले तो अंबेडकर जी ने जो कहा कि गवर्नमेंट जॉब देना गवर्नमेंट का काम नहीं, तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, फिर पीएसयू सेक्टर में गवर्नमेंट में जो जॉब देना है उसका बड़ा महोत्सव लेके नारायण राणे, सेंट्रल मिनिस्टर, पुना के जो जावड़ेकर जी, इनके हाथों से क्यों फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाया? अगर दिलवाया तो पीएसयू सेक्टर में जॉब देना इनकी जिम्मेदारी है। अगर 2-5 लोगों को या 200-500 लोगों को आप अपॉइंटमेंट लेटर देते हो तो मतलब इसका मतलब है कि आप एग्री करते हो ये हम जॉब दे रहे हैं। तो जॉब दे रहे तो 30 लाख पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जो वैकेंसीज है, गवर्नमेंट में जो वैकेंसी है वो फुलफिल क्यों नहीं कर रहे? उसमें से 2-3% जॉब देना, अपॉइंटमेंट लेटर देना, बड़े बड़े पेपर में एडवर्टाइज देना और बताना, तो आपकी भूमिका क्या है? आप जॉब देना काम नहीं है तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये इतना एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? सीधी सी बात है, ये बड़ी हास्यास्पद आगे। दूसरी बात है, ये मैं बता रहा हूं, दैनिक भास्कर की न्यूज है, ये 19% महाराष्ट्र में जॉब अभी 2023 में कम हुए और पूरे देश में 45% का जो रिकॉर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट का वो क्रॉस कर चुका है। और ये सब बातें हैं और आप जॉब नहीं दे पा रहे हो ना, कोई उसको आप बोलते हो पकोड़ा करो, ये करो, मतलब ये मतलब नहीं ना। जब हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, अभी डेटा है कितने बड़े बड़े उद्योगपति जो है देश छोड़ के जा रहे हैं, ये पिछले 5 साल में देखो जो गवर्नमेंट ने राज्यसभा में उसका उत्तर दिया है, कितने लाख लोग जो 15 लाख जॉब दे सकते हैं, ऐसे लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। तो 15 lakh people have given up citizenship. 15 lakh, Gopal ji, correct. 15 lakh people have given up citizenship. तो हाँ, तो जो जॉब दे सकते हैं उनके लिए आप उनको एक सपोर्टिंग पॉलिसी नहीं दे पा रहे हो। सीधी सी बात है, आप उनके लिए फेवरेबल माहौल नहीं तैयार कर रहे हो। उनके लिए सामाजिक सोशल डिस्टर्बेंस है, वो ऐसे माहौल में, दंगा फसाद के माहौल में, कम्युनल माहौल में वो लोग यहाँ कामकाज नहीं करना चाहते। आज तक 70 साल में सबसे हाईएस्ट लोग देश छोड़ के गए हैं और वो जाने वाले भी कुछ मतलब कोई स्ट्रेंथ रखते हैं, ऐसे नहीं कि कोई ऑर्डिनरी आदमी गए। तो देखो ये रिकॉर्ड है। लेकिन गोपाल तिवारी जी एक सेकंड, सर एक माहौल भी खड़ा करना चाहिए। गोपाल तिवारी जी, सॉरी गोपाल तिवारी जी, आई एग्री विद यू, आपके आंकड़े बिल्कुल सही हैं, मानता हूं, लेकिन यहां पर इसमें एक दूसरा पहलू भी है, अदर साइड द कॉइन। आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर। जो लोग छोड़ के गए हैं ना सर, उनके बिजनेसेस अभी भी यहीं पर हैं, कमाई यहां से कर रहे हैं, बिजनेस बंद नहीं किया उन्होंने। जैसे हमारे हीरानंदानी साहब हैं, बेटे दुबई में, बेटी यहाँ पर, बेटी कहीं और है, निरंजन साहब वो क्या इज इट क्रीट और माल्टा, कहाँ के, साइप्रस के सिटीजन बन गए हैं। और निरंजन हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन अभी भी कंस्ट्रक्शन यही कर रहा है सर। मतलब इसका जवाब मैं वी विल आस्क अंबेडकर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पर फिर एक कानून बनना चाहिए। मेरी बात सुने गोपाल तिवारी साहब, फिर एक कानून बनना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान छोड़ करके जा रहे हैं इस तरीके से, फिर आप यहां धंधा नहीं कर सकते, पैकअप करो और जाओ। गोपाल तिवारी साहब आप बताएं प्लीज। सर बिल्कुल सही है, लेकिन पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं
पब्लिक सेक्टर का जो एक कंसेप्ट था, तो महात्मा गांधी की जो संकल्पना थी, जन कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की संकल्पना थी, उसमें अगर 100 रुपया आता है तो 70 रुपया लोगों में लगो, 20% 30% प्रॉफिट लेगा तो चलेगा। लेकिन आज अगर ये प्राइवेटाइज हो रहा है तो वो बोलेगा 70 रुपया मैं खर्च क्यों करूं, लेकिन 70 रुपए में 70 परिवार अगर पलते हैं तो हमारी देश की जो कंसेप्ट है रोजगार देने की वो फुलफिल होती है। लेकिन अगर आप 20% लोगों में काम चलाओगे और पूरी नौकरियां छीन लोगे और 70% प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसी रखोगे तो ये कैसा है, ये बैलेंस थोड़ी है। तो फिर मुद्दा तो यही का है ना। तो राइट अंबिका साहब, तभी तो फिर जो बात गोपाल तिवारी साहब कह रहे हैं, 80 करोड़ देखो, एक मिनट, आज तक 70 साल में पिछले बार यूपीए में 1-2 में मिलके 26 करोड़ लोग बीपीएल लाइन के ऊपर आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में। आज तुम 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन का अनाज देते हो और अपने पीठ थपथपाते हो तो ये कौन सा है, ये कौन सा लक्षण है? ये बहुत अच्छा लक्षण है क्या? सर विल कम टू दैट। एक जो पॉइंट आपने बताया, मैं अंबेडकर साहब से जानना चाहता हूं सर, जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, ये पॉलिसी तो काफी पहले शुरू हुई थी ना, जहां तक मैं जानता हूं। अंबेडकर साहब आप बताएं, ये एक क्रिटिसिज्म आ रहा है बार बार कि एक तो जो नौकरियां हैं, परमानेंट नौकरियां जो है, जैसा गोपाल तिवारी जी ने कहा कि जो और बाय द वे अंबेडकर साहब, उसके पीछे फलसफा जो हो, विचार जो हो, बड़ा ठोस हो सकता है, मानते हैं, लेकिन ये बात फैल गई है लोगों में कि आप हर जगह पे परमानेंट नौकरी खत्म करके ऑन कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। लेबर को ऑन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है ताकि उसको कोई बेनिफिट्स ना मिले, उसको कुछ और ना मिले, उसका जो ग्रेचुटी है वगैरह 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 कुछ ना मिले, पेंशन नहीं मिले। तो सर ये इसको आप कैसे इसका जवाब देंगे और कैसे कॉम्बैट करेंगे इस परसेप्शन को, बिकॉज दिस परसेप्शन हैज गेन्ड ग्राउंड। अंबेडकर साहब बेसिकली ये के 19 मैं बात करूं क्या अभी? सर गोपाल तिवारी जी उनको जवाब देने दीजिए ना, प्लीज प्लीज। ये जो राहुल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लोग रहते हैं ना, ये ऐसे स्टेटमेंट करते रहते हैं, इनको उसका आगा और पीछा दोनों मालूम नहीं रहता है। ये अभी बोलते हैं 20% लोगों में काम चला रहे, ऐसा कोई इंडस्ट्री चलता नहीं गोपाल भैया। आपका बिजनेस है, आप 20% लोगों में बिजनेस चला सकते हैं क्या? आप ही कुछ सोचिए। तो ऐसे गलत स्टेटमेंट मत कीजिए। और दूसरा, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन की बात को समझते ही नहीं है। आपके राहुल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गलत बातें पढ़ाई जाती है। तो ये बात पहले समझ में लीजिए कि देश की जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसमें कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी का 75% से ज़्यादा शेयर ये पब्लिक के पास होना चाहिए। 25% से ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास नहीं होना चाहिए। अभी जो पीएसयू है उनके 25% से ज़्यादा शेयर सरकार के हाथ में है, जैसा एलआईसी है। तो अभी उन्होंने 10% डाइल्यूट किया, तो किसको किया? पब्लिक को शेयर बेचा उन्होंने। अभी आपके राहुल जी बोल रहे थे कि एलआईसी को डुबा दिया, अडानी को बेच दिया, ये सब गलत बातें हैं। आज एलआईसी का शेयर देखिए, 700 रुपया था लिस्टिंग में, आज 1200 रुपया हुआ है। पब्लिक का फायदा मोदी सरकार करके देता है। मोदी सरकार को व्यवहार समझता है, जो आपके राहुल जी को समझता नहीं है, और पब्लिक को भी समझता है कि ये मोदी जी अपने बेनिफिट का काम कर रहे हैं करके। तो ये आप गलत फहमियाँ कितने भी आप करने की कोशिश करो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको मैं 10 पीएसयू का नाम देता हूँ, कृपा करके घर जाके उनके बैलेंस शीट में कितना सुधार आया है ये आप देखिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपके राहुल जी उसके गेट पे जाके नाटक किए थे कि बाबा ये कंपनी मोदी जी डुबा रहे। आज वो कंपनी का 600 रुपये का शेयर 5000 रुपया हो गया है। वो कंपनी का सेल जो है वो 5 गुना बढ़ा है, और पहले खाली इंडिया का ऑर्डर लेता था, आज 21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, और एचएएल का सेल भी 5 गुना बढ़ा है। तो जरा स्टडी कीजिए। बट विनायक जी, राहुल गांधी का ये चार्ज है कि पिछले 7 years में, 7 साल में यू हैव डिस्ट्रॉयड, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डिस्ट्रॉयड द एमएसएमईज,
टोटली एमएसएमईज को डिस्ट्रॉय किया। आंकड़ा दे रहे हैं राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, बोल रहे 7 साल में 54 लाख people have lost job, 54 lakh people have jobs lost their jobs and 18 lakh MSMEs have shut down। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी हर डिबेट में ये सामने रखता है कि इसका आंसर क्या है। विनायक जी, आप देखिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो रहता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो ये लोग समझते नहीं है। पहले ये जो काम मैन्युअली चलते थे वो काम अभी ऑटोमेट हो गए, और उसमें कोई सर्विस इंडस्ट्री थी जो पहले मैन्युअली चलती थी वो अभी ऑटोमेटेड चलती है, तो उसमें जॉब कम हुए। कोई भी मैन्युअल चलने वाला काम ऑटोमेटेड हो गया, तो उसमें मोदी सरकार का कोई हाथ नहीं है, या मोदी सरकार उनको बोल भी नहीं सकती कि तुम आज जाके मैन्युअली काम करो। जैसा मैं आपको बोलता हूँ, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, जैसा हाउस क्लीनिंग का काम है, पहले बड़े बड़े ऑफिसेस क्लीन करने के लिए झाड़ू लगाते थे, अभी मशीन से ऑटोमेटेड झाड़ू लगाते। तो क्या हम जाके उनको बोले कि झाड़ू लगाओ और एक आदमी के जगह पे 10 आदमी लगाओ? ऐसा तो नहीं हो सकता भैया। जैसा इंडस्ट्री डेवलप होगी, जैसा साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, उसके अनुसार ये जो एमएसएमई है उनको बदलने का काम शुरू है। मोदी जी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का कोष तैयार किया है, उनमें सबको प्रमोट करेंगे, उनको नया टेक्नोलॉजी देंगे और फिर एमएसएमई और जोर से चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर गोपाल तिवारी जी, जो अंबेडकर साहब ने अभी कहा वो तो रियलिटी है, उस रियलिटी से कोई इनकार कर नहीं सकता। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है सर। इनफैक्ट जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर को यहाँ लेकर के आए थे, 1985 की मुझे बात है, वो जो उषा कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह, फिर मोदी ओलिवेटी, ये सब लोग यहाँ पर आए, उस वक्त भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। मुझे याद है, आई वॉज इन दिल्ली एट दैट टाइम, आई वॉज आई थिंक परहैप्स द यंगेस्ट एडिटर इन द कंट्री एट दैट टाइम। बैंक स्ट्राइक हो गई थी साहब कि वी विल नॉट हैव कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन करने पड़े। लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी ठीक है गोपाल तिवारी जी कि भारत में 153 करोड़ लोग हैं, 140 नहीं है सर, 140 करोड़ नहीं है। आप विकिपीडिया पर देख लीजिए, जो यूनाइटेड नेशंस का फिगर है, दैट इज अबाउट 153 करोड़। वी हैव नॉट कंडक्टेड अ सेंसस सो फार, सो वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल। गोपाल तिवारी जी, आर यू विद अस? इज देयर अ प्रॉब्लम? गोपाल तिवारी जी, can you hear me? He can't hear us. All right, he's probably getting a phone call. We'll go back to him. So what I'm trying to ask is, Ambedkar Saab, it is an absolute reality. But the reality also is that we have too many people. We have hundreds of crores of people. What do we do with them? They're out of jobs. How do we provide for them, sir? Ambedkar Saab, बताएं, please. सर, इसमें बहुत एंगल्स है, एक ही एंगल से बात करने को में कोई दम नहीं है। जैसा आप बोल रहे थे कि कोई इंडियंस सिटीजनशिप बदल रहे, इसको ये लोग बोलते हैं इंडिया छोड़ के भाग रहे। नहीं भाग रहा, इनको समझता नहीं है, वो सिटीजनशिप चेंज है, वो बिजनेस टैक्स के लिए सर पर्सनल इनकम टैक्स ना देना पड़ा, इसलिए भाग रहे हैं। टैक्स टेररिज्म फिर जस्टिफाई हो जाता है। जो राहुल गांधी जी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि यू आर इम्पोजिंग टैक्स टेररिज्म, ही कॉल्स दिस टैक्स टेररिज्म। तो डू यू बिलीव, आप एक तरफ एग्री भी कर रहे हैं कि ये बिजनेस यहां पर है, मगर कोई कारणवश सिटीजनशिप छोड़ के जा रहे हैं, अंबेडकर साहब? सर, यही राहुल गांधी जब कारपोरेट टैक्स जब 25% पे लाया था 35% से, तो बोल रहे थे कि अपने कंपनियों को मुनाफा दे रहे करके। इनके बात का क्या है? इसलिए मैंने बोला ना, राहुल गांधी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज ए बंकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उनको कोई इकोनॉमिक्स से लेना देना नहीं है, ना उनको कोई सीरियसनेस है कोई भी कमिटमेंट करने तो का। सर ये अपने लोगों का क्या करें इसमें? तो जो प्रदीप जी ने अभी बात कही, और राघव चड्ढा साहब जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, वो तो हर जगह पे वायरल हो गया। इनफैक्ट बिजनेस स्टैंडर्ड एंड बिजनेस टुडे एंड एवरीबडी एल्स इज यूजिंग दैट सेम लाइन, टैक्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज लाइक सोमालिया। वो हिंदुस्तान का हाल है सर। अब हाल भी ये, आप जब बस सड़क पर जाकर के देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा आपको कि टैक्स के एवज में क्या सर्विसेज मिल रही हैं। बट दैट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो बिजनेस के लिए सुविधाएं है, वो सिंगल विंडो परमिशन रहो और 100 प्रकार की सुविधाएं रहो। जैसा पोर्ट्स बांध रहे, एयरपोर्ट बांध रहे, रास्ता बांध रहे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे, ये सब चीज है ना, उसको सबको इकट्ठा देखना चाहिए। कोई भी एक उदाहरण दिया राघव चड्ढा ने,
तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनका काम है वो करते रहेंगे। But लेकिन- you know, I just want to just start, you know, महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, everybody happy on the same fact कि महंगाई, विकास काल, विनाश काल, ये अभी कांग्रेस का कैंपेन है, सोशल मीडिया कैंपेन। विकास काल में जो मनमोहन सिंह के काल है, उसमें अरहर दाल 70 रुपए मिल रहा था। आज विनाश काल है मोदी जी के, उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है, मोदी जी का कहना है कि 70 बगैर 200, आज 200 रुपया हो गए, मोर देन 3 टाइम 300% इंक्रीज। बोल रहे कि जो दूसरा है कि सिटीजनशिप 15 लाख भाग गए। तीसरा बोले ट्रेन एक्सीडेंट्स दैट यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ, इतना ट्रेन एक्सीडेंट्स आप बात ही नहीं कर। अग्निवीर जो आपने शुरुआत की था, अग्निवीर, ही सेज नो पेंशन फॉर अग्निवीर। बजट में कोई प्रोविजन नहीं इनके ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के, कहां इनको एम्प्लॉय करने में, 4 साल के बाद क्या करोगे? 2026 में द फर्स्ट बैच इज गोइंग टू रिटायर। विनायक जी, कहां से आप, तो ये 3-4 मुद्दे आपको बहुत परेशान करेंगे। एंड कश्मीर, यस, कश्मीर ऑल्सो, टेररिस्ट, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, सिटीजनशिप, पीपल रनिंग अवे। अंबेडकर साहब, टफ टाइम। ये कुछ भी टफ टाइम नहीं है, इसका हर एक का चिंता किया गया है। अग्निवीर को 37 जो सेंट्रल फोर्सेस है उनमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब में। उसके ऊपर भी उनका ऑब्जेक्शन है कि रिजर्वेशन क्यों देते हैं, तो अग्निवीर का पूरा लाइफ को सिक्योर करने के लिए पूरे PSUs और जो सेंट्रल फोर्सेस है उसमें रिजर्वेशन रखा गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इतने लोगों को काम कहाँ देंगे? इतने लोगों को हम बोल रहे हैं कि स्वयं रोजगारी बन जाओ, और जिसमें कैपेबिलिटी है आप स्किल सेट तैयार करो। आज दुनिया के बहुत से देश है जो कि एजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से उनको वर्क फोर्स चाहिए। मोदी जी उन सबको प्रमोट करते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन करते हैं, और आज भारत के भारतीय नागरिक दुनिया के 162 कंट्रीज में प्रेजेंट है। मोदी जी वहां जाके उनके गवर्नमेंट से उनको सहूलत देते हैं, तो इसलिए भारत का मैन पावर एक्सपोर्ट जो है वो अच्छी तरह से बढ़ेगा, उससे भारत में पैसा भी आएगा। very difficult to get this concept across to the people, Ambedkar Sahab. I agree, the concept is great, but the only thing is people want instant gratification. हर एक को instant solution चाहिए कि अभी, कि मुझे नौकरी अभी चाहिए भाई। 35 लाख वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट्स में, उनको फौरन भरो, सीधी बात है सर। तो एक तो डेटा आपका गलत है, 10 लाख वैकेंसीज थी, और रोजगार मेला के माध्यम से मोदी जी ने खुद 10 लाख जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो इलेक्शन के पहले मार्च 2024 तक बांटे हैं। पूरे साल भर ड्राइव चला था, और उसमें जैसा दैट इज ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल, स्टेट, और उसके बाद में PSUs और बाकी सब, इंक्लूडिंग रेलवेज, सेमी गवर्नमेंट ऑल्सो, इंक्लूडिंग रेलवेज। yes, semi government also. Sir, railways say that they need 3.5 lakh employees immediately. They are short. The armed forces say that they are short by 3,20,000 personnel. That is the latest figure which has come out. 3,20,000 फौजियों की कमी है इस वक्त तीनों आर्म्ड फोर्सेस मिला करके। उसके लिए तो अग्निवीर स्कीम है ना सर। सर, अग्निवीर से काम नहीं चलेगा। You need specialized forces. Sir, you need specialized forces. Let's be very clear. अग्निवीर का सब्जेक्ट, सर अग्निवीर का सब्जेक्ट बहुत वाइड है। आपको ये समझना चाहिए कि डिफेंस के बजट का 60% बजट ये पेंशन और सैलरी में जाएगा, तो ये देश चलेगा। So increase the budget. के ऊपर Increase the defense budget. उसमें क्या है? देश को ही सोचना चाहिए। Increase the budget, but then that's a separate issue. No, I want to ask Gopal ji. hang on Yes, a minute. yes. We will discuss अग्निवीर at some other point of time. लेकिन गोपाल तिवारी जी, जब आपका नेटवर्क चला गया था उस वक्त मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि 150 करोड़ के करीब का देश है, यहां पर लोगों को नौकरियां चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट की वजह से लोगों की कम से कम जरूरत पड़ रही है आज की तारीख में अलग अलग संस्थाओं में, तो वो नौकरियां कहां से आएंगी ये बताएं सर, गोपाल तिवारी जी। सर, भारत लोकतांत्रिक देश है, और पहले इंडियन रेलवे, रेल का बजट था, रेल का बजट का सत्र चलता था, रेल के मिनिस्टर अलग थे, रेल से कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को जॉब मिलते थे। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो हमारे विनायक राव जी ने बोला
कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अरे भाई रेलवे विनायक बन रही अंबेडकर है, रेल लाइन बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक का गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, लेकिन वो बना बनाया हुआ बिल्कुल किसके हाथों में जाते हैं? वो तो बाद में अडानी अंबानी के पास ही जा रहा है। वो जब इनको इनकम सोर्स अगर शुरू होता है और जॉब का जब देना चाहिए तो वो प्राइवेटाइज कर देते हैं। ये क्या है? आज देखो बीएसएनएल की जो कंपनी है उसको 4G 5G तक नहीं दे रहे जल्दी। हमारा जमाना था जब उसको 3G पहले दिया, बाद में प्राइवेट आइडिया और इनको दिया था। और बीएसएनएल एक कंपनी थी जो एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन से मुकाबला करती थी, और कंपटीशन रहती है तभी लोगों को सस्ता मिलेगा। जो गवर्नमेंट की कंपनी खुद की रहेगी तो ऑप्शन रहेगा लोगों को। आज एयरटेल को और अभी अभी कितने चार्जेस बढ़े हैं सर, ये तो लूट चल रही है। और क्या, आप इनके पास से जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो पैसा लिया है, चंदा लिया है, बस लूट रही हो रही है, और क्या चल रहा है। और जो राहुल गांधी जी ने सब प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और बीएसएनएल जब तक अच्छी सक्षम थी, एक हास्यास्पद बयान बताता हूं, ताकेश्वर सिंह जी जो इंडियन टेलीकॉम के लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है, उनका स्टेटमेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ। उनका कहना है कि जब बीएसएनएल को 4G 5G के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए थे, उसका टेंडर तक ये गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया, भारत संचार निगम का लेने नहीं दिया। और कारण क्या बताया कि चाइना हमारा शत्रु राष्ट्र है, और वही मशीनरी ऑफिशियली इंपोर्ट करके, वही परचेस करके आइडिया वोडाफोन वो लगा रही है और लोगों को 5G सेवा दे रही है। ये क्या मजाक बना है देश का, ये क्या बना है? और आप बीएसएनएल को नहीं दे सकते, वो आप बोलते हो शत्रु राष्ट्र है। अरे व्हाट नॉनसेंस, ये क्या तरीका है? जब गवर्नमेंट की मशीनरी का आज तक 4G 5G आप अलाउड नहीं करते हो, और जो प्राइवेटाइज लोग हैं वो अलाउड करते हैं और पैसा कमा रहा है। और बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, टावर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबका सब आप प्राइवेटाइज कर रहे हो, उनको दे रहे हो। ये मतलब एक तरह से पब्लिक सेक्टर का मर्डर है सर। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, अंबेडकर साहब, जो बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपने जियो को दे दिया, अंबानी साहब को, और ये वही बीएसएनएल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एयरपोर्ट में इंडियन रेल में लागत गवर्नमेंट। अरे सर एक मिनट जरा पूछने तो दीजिए। अरे गोपाल तिवारी जी एक सेकंड सर एक मिनट पूछने तो दें। अंबेडकर साहब, जम्मू एंड कश्मीर में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब बीएसएनएल के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस उन्होंने अपनी जिंदगी के ऊपर खेल करके वहां पर टावर लगाए। नक्सलवाद से ग्रसित जो इलाके हैं मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, बिहार में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बल्कि गढ़चिरौली में भी, वहां पर भी आज की तारीख में बीएसएनएल का नेटवर्क आता है सर। वो इसलिए क्योंकि वहां पे टावर्स लगे हुए हैं इनके। वो टावर्स अब उठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ कर दिया जियो को, आप ले लीजिए। एंड बीएसएनएल itself is prevented from bidding for 3G, 4G और 5G। सर ये तो that is being unfair, sir. What do you think? Basically, half knowledge is very bad. Sir, this is what all the unions have told me. I have done a show with them, a series of shows with them. They have said very clearly, we are prevented from bidding. सर आप अब आगे बताएं। If that is wrong information, I would love to be corrected. बोलिए सर। हाँ, मैं आज भी जिस कनेक्शन से बोल रहा हूँ, ये बीएसएनएल का कनेक्शन है, ये फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन है, और ये मुझे अच्छा सर्विस देता है, अनेक लोगों को देता है ये सर्विस। मगर कोई भी पीएसयू को चलाने का जो तरीका था कांग्रेस का, जैसा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज आप कोल इंडिया लिमिटेड का बैलेंस शीट इनको राहुल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टडी करने को दे दो। कोल इंडिया जो ये था, एक संस्था था, उसमें पूरा इनके बदमाश लोग जो थे वो यूनियनिज्म करके उसका पूरा कोल का सत्यानाश करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। आज कोल इंडिया टॉप में पहुंचा हुआ है क्योंकि उसमें पूरा पारदर्शक कारोबार होता है। कोई भी टेंडर है तो वो पूरा पारदर्शी कारोबार से चलता है। और ये लोग बोलते हैं कि बीएसएनएल को रोका है। अभी 2G स्पेक्ट्रम हुआ था तो आपके यूपीए सरकार क्या निकला, क्या 2G स्पेक्ट्रम क्या में क्या हुआ?
2G स्पेक्ट्रम में स्कैम निकला क्या? 2G स्पेक्ट्रम में आप क्या गलत स्कैम इल्जाम हुआ कैसे कर रहे हैं? और आप जेल में 2G कैसे स्पेक्ट्रम में कुछ भेजे नहीं हुआ, और नथिंग उसमें वाज क्या क्या हैपन, हुआ, कुछ ये भी सब नहीं दुनिया निकला, को मालूम बिल्कुल है, नहीं निकला। ऑन रिकॉर्ड 2G है। स्पेक्ट्रम में और कुछ ये नहीं जो निकला, कोल स्टेटमेंट घोटाला करते में कुछ हैं, नहीं निकला। ये सब आप स्टेटमेंट आप गलत आप है गुमराह मत और कीजिए। ये 2G स्टेटमेंट जो स्पेक्ट्रम में है स्कैम में वो नथिंग, झूठा है कुछ भी नहीं करके मिला ये है, झूठे ही लोग बिल्कुल हैं नहीं पूरे। मिला है। You know, Gopal Tiwari ji, I just wanted to come back on that, because थोड़ा राहुल गांधी जी ने चक्रव्यूह के बारे में बात किया, चक्रव्यूह, और इस चक्रव्यूह के बीच में है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत जी, अजित डोवल, अडानी, अंबानी, ये सब उन्होंने कहा। और चक्रव्यूह में मोनोपोली चल रहा है, मोनोपोली एक तरफ, और मोनोपोली है अडानी अंबानी का, और सेंट्रल एजेंसीज आर बीइंग मिसयूज्ड टू प्रोटेक्ट अडानी अंबानीज इंटरेस्ट, यानी जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे उन पर रेड होगा, जेल में जाएगा। और तीसरा, द पॉलिटिकल सिस्टम इज सपोर्टिंग दिस एंटायर थिंग। तो कितना सच्चाई है राहुल गांधी जी ने जो कहा, गोपाल जी? बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन पहले हमारे विनायक राव जी ने जो आरोप किया विनायक है, अंबेडकर अरे जी, विनायक अंबेडकर साहब, विनायक राउत नहीं यार। उसका खुलासा करता हूं कि 2G स्कैम में कुछ नहीं निकला। आप गलत इल्जाम मत कीजिए। 10 साल में कुछ भी नहीं साबित हुआ है, ना स्कैम हुआ ना कुछ हुआ है। वो बाकायदा उस समय जो BSNL के जो कंज्यूमर्स की संख्या थी वो अभी बहुत कम हो चुकी है, और BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर आप दूसरे प्राइवेटाइज कंपनी को दे चुके हैं, और उसमें कोई तथ्य नहीं है। और दूसरी बात, जो चक्रव्यूह की बात कही वो बिल्कुल सही है ना। मेन आदमी टारगेट हो रहा है, चक्रव्यूह में फंस रहा है, तभी तो देश की जनता ने 10 साल का कारोबार देख के बीजेपी को 22% रिड्यूस कर दिया है जगह, और कांग्रेस को 98% कांग्रेस की जगह बढ़ा दी है। वो तो सीधी बात है। फिर भी अगर देश उनके हाथ में सत्ता देना चाहती है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का भी 10 साल का जो देखा, तजुर्बा देखा, जो बिहेवियर देखा, जो रोल देखा, जो भूमिका देखी, वो हिसाब से 98% बढ़ावा दिया है। जो हमारी सीट थी उससे ज्यादा हो गई है। अभी इनकी तो जो 10 साल का जो हिसाब किताब देख के लोगों ने उनको कितने सीट कम कर दिए आप ही जानते हैं, आपके सामने है सब आंकड़े। तो ये बात है ना, और कुछ नहीं। तो और अंबेडकर जी, I just want to come to the state subject. अरे ये अंबेडकर जी, नारायण मूर्ति अगर जो कुछ बात करते हैं नारायण मूर्ति जी, तो नारायण मूर्ति जी ने क्या कहा कि भाई आप अपने आप को इतना ज्यादा मत बताइए खींचतान के कि अपनी हंसी मतलब दुनिया अपनी हंसी उड़ाए। तो ये जो है, तो नारायण मूर्ति को टैक्स और टेररिज्म के नाते 32,000 करोड़ का नोटिस दे दिया इन्होंने GST का। ये क्या है? अभी अभी की बात है ये तो ये कौन सा तरीका भाई इनका? you want to answer that, Vinayak ji? You want to answer that because I want to come to the state subject for Dr. Bajaj साहब। पुणे में आके उद्धव ठाकरे जी ने अमित शाह को अमित शाह ने कहा, बोले कि जिस प्रकार से अमित शाह अब्दुल्ली का शाह और मैं खुलेआम करता हूं, और जिस प्रकार से मुल्ला मुत्ता नदी जिस प्रकार से ब्लॉक हो गया, बोले कि ये कॉन्ट्रैक्टर और फडणवीस जी दोनों मिलकर ये नदी सफरिंग बिकॉज ऑफ देम, और हमारा सत्ता आएगा, सब जेल में जाएंगे। तो यू वांट टू, उद्धव ठाकरे जी जो आरोप लगाया अंबेडकर जी, आई थिंक यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। नो, उद्धव ठाकरे का सर फरा हुआ है। हमारे देवेंद्र जी ने बोला है कि उनके ऊपर मानसिक आघात हुआ है, और उनको भी ये समझ में आएगा कुछ दिन में, क्योंकि जब ये युति को तोड़ के उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो मेरा चैलेंज है आपके माध्यम से कि अभी उनको मुख्यमंत्री बना के बताओ। ये जो यूपीए है या अभी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी है, उनके जो संपादक है उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि उद्धव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। तो शरद पवार जी ने क्या बोला, नाना पटोले जी ने क्या बोला, ये आपको सबके सामने है ना, क्योंकि उनको जब जरूरत थी तो उद्धव जी को यूज किया। अभी उनको बोल रहे हैं कि तुम जोर से बोलो तो ही तुमको कुछ तो भी शेयर मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। और वो राहुल गांधी का टैक्टिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को भी इंडिया आघाड़ी में कुछ महत्व नहीं मिल रहा था। और इंडिया आघाड़ी के दो जो पार्टी है, ममता बनर्जी और आप, उन्होंने बोला था कि तुम खरगे जी को पीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करो, तो इनकी किधर हिम्मत हो गई। ये जो राहुल गांधी गली गली जाके बोलते हैं कि दलित को हमको आगे लाना है, तो एक दलित का नाम आया था ना, तो आपने उसके चेहरे को क्यों नहीं मान्यता दी?
क्योंकि ये डर रहे। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे करके मोदी जी को, अडानी अंबानी को गाली देते रहते। सेम जो मेथड है वो अभी उद्धव ठाकरे वो यूज कर रहे, वो भी अंबानी को गाली देते। लेकिन सर यहाँ वो पर भी दो चीजें हैं फडणवीस को अंबेडकर गाली साहब, देते। दो चीजें हैं यहाँ पर, माफ कीजिएगा, दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजें। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अडानी अंबानी के बारे में तुमने बोलना बंद क्यों कर दिया, क्या टेम्पो में भर के पैसे आ गए तुम्हारे पास, नंबर एक। इसकी वजह से राहुल गांधी जी अब बार बार उसके बारे में बोल रहे हैं। दूसरी चीज, अमित शाह साहब ने महाराष्ट्र में आकर के उद्धव ठाकरे जी के ऊपर कटाक्ष किया कि उद्धव ठाकरे जी अब औरंगजेब क्लब के मेंबर बन गए हैं। बराबर है, जो औरंगजेब क्लब है, तो उसके एवज में उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि वो भी अहमद शाह था और ये अमित शाह है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से नहीं हुआ है। मोदी जी ने भी आकर के यहाँ पे मंगलसूत्र और भैंस की बात करी, अमित शाह साहब ने भी आकर के उद्धव ठाकरे जी के ऊपर कटाक्ष किया, तो उद्धव ठाकरे जी भी अब उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। अब जो भी है, लेकिन मेरा ये कहना है सर, एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। ये लेवल जो है डिबेट का, आपको लगता नहीं है जरा थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए? ये तो जरा बहुत नीचे चला गया ना सर। वो है अब क्या अहमद शाह और अमित शाह मतलब क्या कनेक्शन हुआ यार दोनों का? खैर आप बताइए अंबेडकर साहब। नहीं तो हर एक की जिम्मेदारी है ना, अकेले पार्टी की थोड़ी जिम्मेदारी है। हर एक ने कंट्रोल रखा। उसके पहले उन्होंने क्या बोला, मोदी जी को हमने भगा दिया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा बात करते रहते, हर एक आदमी करते रहता है। उनका जो संपादक है वो हर रोज सुबह 9 बजे क्या क्या बातें बोलता है आपको मालूम है। तो पहले डिस्कोर्स का लेवल जो है किसने डाउन किया है आपको भी मालूम है जी। No, गोपाल जी, you want to answer that because राहुल गांधी जी पर विनायक अंबेडकर जी ने जो आरोप लगा दिया, ये कंपेयर खड़गे साहब को क्यों नहीं अपना बना, दलित लीडर बोले और खड़गे साहब को नहीं बना दिए। दैट्स अ वेरी सीरियस चांस दैट अंबेडकर साहब, आप बोलते हो सिर्फ दलित दलित दलित, जाति जनगणना के बात करते हो, हम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, बट जब मौका आता है देने का तो आप पीछे हट जाते हो। देन राहुल गांधी वांट्स टू बी। गोपाल तिवारी जी, कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। आज भी राज्यसभा में पार्टी के लीडर खरगे जी है और लोकसभा में राहुल जी है। हमने कहा पार्टी पीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर किया। जब हमारे लिए उतना ही सम्मान है खरगे जी के लिए, तभी तो हमने अध्यक्ष बनाया। कम से कम डेमोक्रेसी तो है, चुनाव तो हुए, शशि थरूर के सामने चुनाव तो हुआ है और वोटिंग हुआ। ये बीजेपी में कौन सी डेमोक्रेसी है सर? ये कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा चुनाव हुआ? कोई आता है और जो राजनाथ सिंह के समय गोवा में जिस तरह से इन्होंने जाति की और 75 ईयर्स के ऊपर बोले अभी रिटायर करो, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर करो, आडवाणी जी को रिटायर करो, ऐसे बोले थे। अभी अमित शाह अभी उम्र हो गई 74 इनकी मोदी की, और 29 की बात कर रहे हैं कि 29 में भी मोदी रहेंगे। अरे क्या अपने लिए एक कानून, दूसरे के लिए ये कानून, ये कौन सा तरीका है? ये कोई पॉलिसी है बीजेपी की? कौन सा इलेक्शन है? कहां की डेमोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी में? बताओ। कम से कम कांग्रेस में चुनाव तो हुए। और ये सब बातें हैं, तो ये कहने की बातें और बाकी कुछ नहीं। और ये जो बोलते हैं ना, इनकी जमीन खिसक गई पैरों तले, तभी इनको महाराष्ट्र चुनाव के पहले जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, उनको साथ में लेके चलना पड़ा। कम से कम 30-40 जगह। पुना का एक टिंगरे है सुनील राष्ट्रवादी का, वहां पे जगदीश मुलिक इनका कांग्रेस बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। बीजेपी के खिलाफ जिनको वोट दिया, उन्होंने अजीत पवार को साथ में लेके तो ये कर रहे हैं। और आरएसएस ने काफी टीका भी की है इनके ऊपर, लेकिन ये सत्ता से इतने हतपता गए हैं कि सत्ता के सामने उनको कोई सर मेजर पॉइंट, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू विनायक अंबेडकर साहब। जो अभी गोपाल तिवारी साहब ने बात करी है बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर हर जगह पर इंप्रेशन ये गया है कि मोहन भागवत जी हों, इंद्रेश कुमार जी हों, हमारे अलग 2-3 और लोग हों, सर उन सब ने लग ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर टीका टिप्पणी करिए कि भैया देखिए इतना भी ज्यादा अपने को ऊपर ना उड़ाएं कि मतलब क्या आप अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दें। वो सब इन्होंने ले लिया, जो जितने भ्रष्टाचारी थे सबको ले लिया उन्होंने। नितिन गडकरी साहब ने गोवा में कहा, नितिन गडकरी साहब ने गोवा में कहा कि हम लोग वही गलतियां कर रहे हैं जो कि कांग्रेस ने करी थी।
अंबेडकर साहब बताएं एंड please। वन मोर दैट क्या मोदी जी 75 के बाद मार्गदर्शन मंडल में खुद ही चले जाएंगे या अंबेडकर साहब या मोदी जी 47 तक रहेंगे 2047? बिकॉज गोपाल तिवारी जी ने उठाया है प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। सर देखिए, ये बात ये जो लोग कर रहे हैं ना डेमोक्रेसी इन पार्टी, तो इनके 23 लोग जो थे G23, इन्होंने बोला था कि राहुल गांधी को अध्यक्ष मत बनाओ, तो सोनिया गांधी जी 96 में अध्यक्ष पद पर जो उसके ऊपर हावी हो गई, उसके वो ऊपर पूरे देश ने 2017 तक अपने लड़के के लिए देश ने अध्यक्ष अपना मत पद रखा है। उन्होंने टिका के रखा। शशि थरूर को आगे करके एक ड्रामा रचा गया अध्यक्ष पद का इलेक्शन का, मगर तब अशोक गहलोत जी अध्यक्ष पद के लिए इच्छुक थे, उनको दबा दिया गया। और ये क्या बात बताते हैं हमको डेमोक्रेसी की? जिस शरद पवार जी ने उनको विदेशी बहू करके बोला था, उस शरद पवार जी के घर में जाके उनके साथ युति की, और जिस बाला साहेब ठाकरे ने उनको क्या क्या शब्द बोले नहीं थे, उसी शिवसेना के साथ बेशर्मी से सहकार्य करके महाराष्ट्र में सत्ता हासिल की। तो ये क्या बात बताएंगे हमको? जो है वो लेकिन इनके सर पास ये तो रहने बता दो। दीजिए, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सम्मानीय मोहन जी भागवत जी ने जो कहा, उसके ऊपर तो बताएं। लोगों का तो ये इंप्रेशन है सर, आदरणीय लोगों को ये इंप्रेशन है कि मोहन भागवत जी खुश नहीं। अब आप बताएं सर प्लीज। मोहन जी भागवत जो है एक आरएसएस का काम करने का सिस्टम है, उसमें अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, आप नाम लिख के लीजिए, हर साल होती है। उसमें अमित शाह जी, मोदी जी जाके उनके सामने बैठते रो में, ऐसा कोई उसमें बढ़ावा चढ़ावा नहीं रहता है। मोदी किसी भी शाखा में गए तो भले वो शाखा प्रमुख जो संचालन करने वाला बच्चा भी रहेगा तो वो सामने कतार में खड़े रहते। ये आरएसएस की शिस्त है। और मोहन जी भागवत जो है वो हमारे सबके लिए आदरणीय है। और घर के जो पिताजी रहते हैं, उन्होंने जैसा किसी भी बात को रखना चाहिए वैसा उन्होंने रखा। उनकी जो बातें हैं वो हमको बहुत आदरणीय है और हम उनसे कुछ सीखेंगे। मोहन जी कभी भी उनको चाहिए तो मोदी जी को नागपुर में बुला के भी कुछ सुना सकते हैं। ये आज भी हमारे इधर कायम है। जबरदस्त। बट आई वांट टू आस्क, मार्गदर्शन मंडल में कुछ प्लान है सर विनायक जी? ऐसे कुछ होगा नहीं होगा? या 2047 बोले कि ये विरासत में मैं विकसित भारत सौंप के जाऊंगा इस देश को, दैट विल बी ट्रू? कौन सा सच्चाई है विनायक मोदी जी? जी का जो प्लान है, मोदी जी को सत्ता के लिए कुछ भी उनको इंटरेस्ट नहीं है। मोदी जी आपको कुछ तो भी सरप्राइज जरूर देंगे, वो टाइम आने पर तुमको और हमको दोनों को भी समय पे मालूम पड़ेगा। मगर सोनिया गांधी जी को अभी तक जैसे इन्होंने प्रेसिडेंट रखा था, उनकी तबीयत की चिंता न करते हुए, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो ये पार्टी इकट्ठी रहेंगी, ऐसा भाजपा में कुछ भी नहीं है। सर आखिरी सवाल अंबेडकर साहब। सर जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हमले बहुत बढ़ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट अमित शाह जी, होम मिनिस्टर साहब को, जो बीएसएफ के डीजी थे और जो एडीजी थे, दोनों को वापस उनके पेरेंट कार्डर में भेजना पड़ा। अभी जबरन भेजना पड़ा, उनका ट्रांसफर हो गया है। बिकॉज अंदर की बात क्या है वो तो बाद में आएगी। लेकिन सर आपको लगता नहीं, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेरी फ्रैंकली, मोदी जी से हमारी क्या अपेक्षा है? ऑफ कोर्स गोपाल तिवारी साहब विल नॉट एग्री विद मी। माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि मोदी जी इसका जवाब बहुत इस तरीके से देंगे कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आ रहे हैं, सियालकोट सेक्टर की तरफ से आ रहे हैं, वहां पर जो आतंकवादी हेडक्वार्टर्स हैं उनको हिट करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भारत के अंदर आकर के आप आतंकवादी गतिविधियां नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है अंबेडकर साहब? आज ही आपने चर्चा के शुरुआत में एक न्यूज़ बताई जो कि अपने करीबी कंट्री को, नेबरिंग कंट्री में कुछ डेवलपमेंट हुई और उनकी राष्ट्राध्यक्षा जी को सेफ पैसेज मोदी जी ने दिया। ये आपको मालूम है? देना भी चाहिए। हाँ। जी। और आपको यदि ये मान्य रहेगा तो कोई भी चीज, आपको कल रात को मालूम था क्या कि ऐसा बांग्लादेश में होगा? नहीं मालूम, क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स किसी को भी बता के नहीं होती है, वो अपने आप होती है। मोदी जी इस बारे में अच्छा डिसीजन समय आने पर जरूर लेंगे। फैंटास्टिक, वेरी गुड।
गोपाल तिवारी साहब, चलते चलते, क्या आपने गोपाल तिवारी जी, बोलिए। क्या आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो दलित हैं? बोलिए सर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई कारण नहीं सर, है। आप अखबार मत मैं ये दिखाइए बोलता सर, हूं, अखबार मत देखो, दिखाइए। जब मोदी जी का शपथ विधि चल रहा था, मोदी जी का, तब जम्मू कश्मीर में 10 मतलब यात्रे के रूप के रियासी में अटैक हुआ था, मालूम है सर? हुआ। सर, रियासी में अटैक हुआ था। एक साल में 11 बार जम्मू कश्मीर में अपने जवान मारे गए, एक साल में 11 बार। इसका कोई जवाब है? अभी 8 दिन पहले एक कैप्टन के साथ 4 फौजी मारे गए हमारे। एक समय था ये बोल रहे थे हम उनका एक गर्दन उड़ाएंगे तो हम 10 गर्दन कहाँ गए? चीन की तरफ आएगा, धीरज रखिए। कहाँ गए? चीन तो आएगा गोपाल जी, धीरज रखिए। कब आएगा? 10 साल में सब कुछ चिंता जाने मत के बाद कीजिए। आएगा क्या? अरे 10 चिंता मत रोज कीजिए मारे जा सर। रहे हैं, रोज सर, मारे जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अभी तक कुछ नहीं किया 10 साल में। बालाकोट को मत जो भी भूलिए किया है सर। कांग्रेस ने किया है कश्मीरी पंडितों बालाकोट के बारे को में। मत भूलिए। सर, अरे कुछ नहीं कर पा रहे आप आपके हताशा के बिना कुछ नहीं कर पा रहे, बालाकोट को मत बिल्कुल भूलिए फेल गए हैं, सर। बिल्कुल आप कुछ नहीं कर पा रहे। गोपाल तिवारी जी, हो रही है वहाँ पे, हमें दुख होता है, शर्म आती है। अरे बाप रे, ये क्या क्या दुख हो रहा होता है? है तुमको? गोपाल तिवारी जी, बहुत दुख होता है। गोपाल तिवारी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आपने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो दलित हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। अगर वैसा रहता तो हम उनको पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनाते थे। और ये क्या कर रहे हैं भैया? हमने तो पहले भी प्रेसिडेंट बनाया कांग्रेस ने। आज तक देखो, मीरा कुमार को लोकसभा का नेशनल बनाया। नौकरी को अरे नेशनल हेरोन के बारे में ले जॉब लीजिए, में वो आपने सर, किसका रोका? सर, कुछ भी खड़गे नहीं, जी जॉब में कुछ भी नौकर साबित है कर वो। नहीं पाए, कुछ सोनिया भी गांधी कर परिवार nothing के good नौकर है वो, अरे आप नौकर। कुछ भी साबित नहीं आप कर पाए रिकॉर्ड नेशनल में है, हेराल्ड रिकॉर्ड में। तो आपके सुप्रीम पास कोर्ट इतनी में, सत्ता रह के हाईकोर्ट भी क्या में कर पाए? वो कुछ भी नौकर नहीं कर करके पाए। प्रेजेंट उसके लिए होते हैं। एक डिबेट He is an रखिए आप, employee उसके लिए एक of डिबेट National रखिए, Herald. उसके लिए एक National डिबेट रखिए Herald ना। को गोपाल तिवारी जी, नौकर है वो, यंग इंडिया का। अंबेडकर साहब और गोपाल तिवारी जी, नौकर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। लेकिन जाने के पहले गोपाल तिवारी जी, आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि गोपाल तिवारी जी, आप मीरा कुमार जी का नाम याद रखते हैं, प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन का नाम क्यों नहीं याद रखते? पहले दलित प्रेसिडेंट, भारत के पहले दलित प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन साहब थे सर। तो अरे बाबू जगजीवन राम को किसने बनाया बाबू? अरे ये तो सबने, देखो के.आर. नारायण सबने तो मौका दिया है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस लोग विश्वास रखते हैं, आप भले कुछ भी कहो, कांग्रेस दलित विरोधी नहीं है। कांग्रेस आदिवासी जो भी है, बैकवर्ड, एससी, एसटी सबको साथ में लेके चलने। लेकिन आपने मुसलमान को सपोर्ट नहीं किया। बोलने से कुछ नहीं होता है। गोपाल तिवारी जी, आपने मुसलमान को सपोर्ट नहीं किया, आपने एपीजे अब्दुल कलाम को सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी ने दोबारा उनको सपोर्ट किया, आपने नहीं किया। कलाम के सामने किसी अब्दुल कलाम आजाद के अब्दुल कलाम के सामने प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। कांग्रेस ने प्रतिभा पाटिल को किया ना, कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। अरे प्रतिभा पाटिल को किया। अब्दुल कलाम को स्कोप किसने दिया? अब्दुल कलाम को स्कोप इंदिरा जी ने दिया है। अरे प्रतिभा पाटिल को किया ना सर। मुर्मू जी को बैकअप क्यों नहीं दिया? मुर्मू जी के सामने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? मुर्मू जी के सामने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? मुर्मू जी के सामने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? फर्स्ट आदिवासी महिला प्रेसिडेंट, फर्स्ट आदिवासी महिला प्रेसिडेंट, फर्स्ट आदिवासी महिला प्रेसिडेंट मुर्मू जी, उनके सामने इन्होंने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? सम्मान नहीं किया। अरे मोदी जी जब राष्ट्रपति खड़ी रहते हैं तो मोदी जी नीचे बैठते हैं। अरे कमाल है, आडवाणी जी का सत्कार भारत रत्न देने जाए थे और वो बेचारी खड़ी, राष्ट्रपति खड़ी है और मोदी जी उनका अपमान करके नीचे बैठे और उनको भुला नहीं रहे। ना राम मंदिर हमारे अपमान की कल्पना सोनिया गांधी से नहीं लेते, हमारे उद्घाटन पे बुलाया क्या? हमारे अपमान की कल्पना इटली से नहीं आती, हमारे कल्पना लेके थैंक यू सो मच। मनमोहन सिंह का
पास इतना अपमान कांग्रेस ने किया आज है। तक नहीं किया राहुल आपने। गांधी ने क्या बात जो कर- अध्यादेश अंबेडकर था, साहब, वो सामने फाड़ा अंबेडकर था। साहब, अंबेडकर साहब, Gopal Tiwari Saab, thank you so much, gentlemen, for joining us. But what has happened in our neighboring country is really and truly sad. I hope everything stabilizes in Bangladesh. कुछ और उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए. ये पूरे रीजन के लिए, हमारे पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं है जो कुछ भी हुआ है. I hope the situation stabilizes. And we hope that the coup बिल्कुल। जो होता है, violent takeover होता है, the next person हमेशा। coming is always a बंगाल। violent takeover. I hope it doesn't happen in both the states, in both the countries, Pakistan as well as Bangladesh. Right, Yes, gentlemen, sir. thank you very much. Great We pleasure agree. as always Thank talking you. to जय you. श्री राम। नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव, भारत जय माता की सिया जय. राम। हम सिया राम को सीता के साथ राम जी को याद करते हैं। हम भी सीता जी को साथ छोड़ के राम जी को नहीं याद करते। हैं। सर मोदी जी भी करते हैं. हम सर मोदी जी भी हमेशा जय सिया राम बोलते हैं. आप खरगे आपको को बता दूं, भूलते हैं, आपके हनुमान को भूलते हैं आप, हम उनको भी याद करते हैं। हनुमान की जय, अरे हनुमान जी आपने की जय। हनुमान आप जी, खरगे लक्ष्मण जी जी, को सीता भूलते हैं। जी से अलग खरगे करके जी वैसे आप दोनों को वैसे आप दोनों आपने सीता जी से को अलग कर दिया। श्रावण के हनुमान जी से पहले अलग कर सोमवार दिया की बहुत और बहुत लक्ष्मण जी से शुभकामनाएं. अलग कर दिया। हनुमान की जय। सर श्रावण की जय बहुत सिया बहुत राम। शुभकामनाएं. हर हर महादेव, हर हर महादेव. राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की हम ऐसे कहते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हनुमान जी के नाम ज्यादा लिया इसलिए कर्नाटक में थोड़ा तकलीफ हो गया राम बीजेपी को. लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की जय बजरंग बली सर. ओम नमः शिवाय. थैंक यू सो जय मच. बजरंग बली। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर. पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. बट एक्चुअली हनुमान जी के ज्यादा याद किया था कर्नाटका में. सर And कुछ you ज्यादा ही हो always गया. सर ज्यादा याद नहीं किया था. प्रदीप जी यहाँ पर मैं आपसे जरा डिफरेंस रखता हूँ. अगर याद करते तो बीजेपी आराम से जीतती थी. याद नहीं किया सर, दूसरे पे कटाक्ष किया. हनुमान जी को याद करके आप दूसरे पे कटाक्ष नहीं कर सकते. आप हनुमान जी को याद कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरे को क्रिटिसाइज करें हनुमान जी को याद करके, वो ठीक नहीं है. Anyway, bad news coming in from the Olympics. We're losing everything, except of course our wrestler, that girl has won. She's gone into the next round. Lakshya Sen has lost his bronze medal match, so no medal from badminton this time. It's going to be pretty bad. I hope the hockey boys do much better against Germany. We've got the semi-finals on tomorrow. I hope we are at least able to get a medal. Well, we played heroically against Britain. And we won, and we are in the semi-finals now. I hope we do well. That's the only thing that one can hope for. We really had a lot of hopes from Lakshya Sen that he would be able to win at least a bronze medal. He won the first game very, very beautifully, 21-13 or something, but then lost the second and the third, which is, well, the temperament in the final rounds. that's it then. Now, of course, the wrestling has started. One girl is won. There are lots of other matches to go. There is a possibility we may be able to get a few medals there. I really hope it happens. And then everybody's hopes are, of course, pinned on Neeraj Chopra. His event is also due, I think, day after tomorrow. That is the javelin throw. So I hope it happens. But in any event, Pradeep ji, साथ वाले देश में, बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश इतना ज़बरदस्त तरीके से ये कहा जा रहा था बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, in all human indices, all other indices, it was higher than India. GDP was also progressing very well. Lots and lots of export units were operating out of Dhaka. And they were really doing very well in this garment and all these industries. That's right, Fantastic. because all the stuff had gone away from here, from India, and had gone to Bangladesh. Perhaps, as they say, ये कहा जा रहा है कि maybe in Bangladesh they're not so peckish about security measures and things like that. So that's why. But it's always also that, what is tutored among the people? What's in the minds of the people? If the people want a violent takeover, I mean, how can you stop it? In India, during the freedom struggle, also had two groups. One wanted the violent way out, but ultimately it was Gandhi's, the peace and non-cooperation, the satyagraha, all those things worked. It's ingrained in the minds of the Indian people. Actually, both things work, Pradeep ji. दोनों चीजें काम It happened. Both things worked at that particular time. गांधी जी का मेथड और सुभाष चंद्र बोस साहब का मेथड और हमारे जितने भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव,
चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब लोगों के क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया को मेंटेन करने में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े इंस्टेड ऑफ अर्निंग फ्रॉम इंडिया. एंड द ब्रिटिश, एज यू नो, वर ट्रेड्स पीपल एट दैट टाइम. It was very clear that they were spending more money in keeping India than earning from it. So it was very, very clear. But the majority mindset is always for a peaceful takeover. I mean, you don't have a violent struggle out here. In any, right from independence till now, if you say 7 decades or nearly 8 decades that we are talking about, we never had a violent upheaval. Even when Indira Gandhi was out after 77 or when Rajiv, we never had a violent upheaval. There was morchas, there was, but ऐसा नहीं है कि president उनके घर में घुस जाओ and you know, ये हिंदुस्तान में नहीं, Pakistan, ये सब हिंदुस्तान this में we saw in Bangladesh, we saw in these countries this kind of violent kind of struggle. And They are not countries. That's not good for Pradeep ji, democracy. If you're talking about Bangladesh, democracy, sir, Bangladesh has a shared history. The people of Bangladesh, the Bangla culture is completely different. They have a shared history, shared traditions, so on and so forth. As far as Pakistan is concerned, Pakistan is not a country. Let's be very clear. it's a rogue nation. It's not even a rogue nation. It is, as they say, every country has a military. We have an army. Bangladesh has an army. Pakistan is the only nation where the army owns a country. That's it. And now it's in Bangladesh. And now in Bangladesh, the army has taken over. I am reasonably certain the changeover will be as violent as it has been 8 times earlier. 8 मरतबा इस तरीके से coup हो चुके हैं और 8 बार खून खराबा हुआ है सर बांग्लादेश में. अब दोबारा होगा. This general will appoint a prime minister and then there is a violent coup against this general. The Against, general by the same army. by the same army. And Sheikh Hasina, who will be waiting in the wings in Delhi, Yes, yes. will come back and take over. Welcome, sir. We can make a prediction right here. आप 2 साल इंतजार कीजिए. This general will go. शेख हसीना वापस प्रधानमंत्री बनेंगी बांग्लादेश की. होगा. टेंशन मत लीजिए, सब होगा. In the meantime, let's come back to Maharashtra.